जब नजीब जंग चीफ मिनिस्टर वो थे एलजी में, सारे मसलों को यहाँ के लेकर गया 2-3 बार। एक बात पे भी किसी पे, जब सरकार सस्पेंड चल रही थी, चीफ मिनिस्टर के इख्तियार भी नजीब जंग के पास थे, तो उसको पार्लियामेंट्री लैंग्वेज मत खोइए। नहीं, बिल्कुल बोलूंगा। इतने इशू में लेकर गया एमएलए की हैसियत से, एक पर भी उसने एक्शन नहीं करवाया। जो जिन्होंने भेजा था ना, उनकी बहन रहती है यहाँ, बहन को परेशानी थी। आजकल तो नजीब जंग मुसलमानों के हीरो बनना चाहते हैं। हाँ, हीरो आप आज बनना चाहते हैं ना। मेरे आपने सामने करवा दो, जब मैं पूछूंगा मैं कितने इशू मुसलमानों के लेकर गया और किस पे तुमने बात करी, तब क्या करी। तब तुम नजीब जंग कहते थे एक बेटी ने हिंदू से शादी करी है, एक ने सरदार से करी है, तो कह रहे थे मुझे फक्र है कि मेरी बेटियों ने वहां शादी करी। आज मुसलमानों का दर्द लिए बैठे हुए। जब कोई भी ऑफिसर रिटायर हो जाता है ना, जब तक वो पोस्ट पे रहता है तो वो सेकुलर रहता है, और जब रिटायर हो जाता है तो उसके पास कोई उसे पूछता तो है नहीं, फिर सोचता है चलो अब फिर वापस मुसलमानों में इनके दर्द की बात करो। नजीब जंग से पूछे ना, आसिफ साहब कितनी बार फाइलें लेकर आए तुम्हारे पास। कल तो बड़ा रो रहे थे प्रेस क्लब में। रोते रहो, रोने से क्या है। मैं जो अभी आपने सुखदेव विहार का नाम दे दिया ना, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। IAS है वो, IRS है। हाँ, मतलब उसमें आते हैं। हाँ, तो उनसे ये पूछो जाके कि तुम्हारे फोन करने से, पहली बात तो कमिश्नर को करा ही नहीं, ये भी झूठ बोल रहे हैं आपसे। उन्होंने DC को करा था, डिप्टी कमिश्नर को। डिप्टी कमिश्नर ने उनसे कह दिया, उन्होंने कहा अच्छा ये ऐसा करिए कि JCB से कहीं रुका हुआ तो दिखवा दो, तो जेई ने कह दिया कि साहब रुका हुआ नहीं है। तो वो उनके सेटिस्फेक्शन के लिए जेई एक JCB लाया, आधा 1 घंटे के लिए उसने डुबो के उनके भांजों को ये दिखा दिया, बताओ कहाँ नाला, मैं वहीं खोल दूंगा जहां रुका हुआ है। नाला तो कहीं रुका हुआ ही नहीं है। चल गया क्या? नहीं चला ना। वो भी ना करते अगर उनकी बहन यहाँ ना रह रही होती। आप याद रखना मेरी बात को। मुझसे बाद मैं भी दाई हूँ इस एरिया का। अच्छा, आप भी दाई हो गए? हाँ, बता रहा हूँ। आपने कहा, कह दिया ना सुखदेव, मैंने उसका शजरा खोल दिया ना सुखदेव विहार वाले का। खोल दिया नहीं खोल दिया? मेरी नॉलेज के मैं हर चीज जानकारी रखता हूँ। मैं इसका सॉल्यूशन, टेक्निकली सॉल्यूशन में 3-4 महीने लग जाएंगे। आप सुन लेना मेरी बात। मैंने शुरुआत कब से उम्मीद है आपको? नहीं, शुरुआत तो देखिए अभी ऐसा है, ये 10 करोड़ रुपए देंगे, जल बोर्ड देगा यूपी इरिगेशन को। वो पैसा जाएगा लखनऊ, पहले सिस्टम है, उस सिस्टम से आप बाहर नहीं जा सकते। वो सरकार टू सरकार जाता है, यहाँ से वो पैसा जाएगा यूपी गवर्नमेंट, वो इनको वापिस भेजेंगे ये कैनाल को। ये उस पैसे से का एस्टीमेट तो बना दिया होगा उन्होंने। जब भी पैसा जाता है, जब एस्टीमेट बना देते हैं, उन्होंने कंसल्टेंट भी अपॉइंट करा है यूपी इरिगेशन में, और कि इस पे कैसे काम हो। फिर टेंडर होगा, ई टेंडरिंग, अमाउंट के हिसाब से टेंडर का टाइम होता है। अगर बड़ा अमाउंट है तो उसका टाइम, टेंडर खुलने का टाइम ज्यादा होता है। मेरे हिसाब से टेंडर खुलने का 10 करोड़ का अगर इन्होंने टेंडर करा तो कम से कम 8 टेंडर लगाएंगे तो 45 दिन बाद वो खुलेगा। खुलने के बाद यानी मिड मार्च में, हाँ, खुलने के बाद कम से कम 10-15 दिन की प्रोसेस होती है वर्क ऑर्डर की। पूरा मार्च चला जाएगा। वर्क ऑर्डर ये होता है कि वो एक ऑर्डर बनाया जाता है ठेकेदार के लिए कि भाई हम हमारे उस पे आप खरे उतर रहे हैं, है ना, और आप इस डेट से और इस डेट के बीच में आपको ये काम करना है। अब पता चला कि आपने उसे 3 महीने का टाइम दिया। अब आप उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते कि कल से ही काम शुरू। उसे 3 महीने में काम पूरा करके देना है। हो सकता है वो पहले महीने सोता रहे, ये ठेकेदार की कैपेसिटी के ऊपर है। कभी कभी क्या होता है उसमें, कभी कभी क्या हार्ड उसमें टाइम होता है कि आपको ये सड़क 1 महीने में कंप्लीट करके देनी है, तो ठेकेदार 15 दिन गायब ही रहता है। 20 दिन बाद आता है वो। 20 दिन बाद में आके दाएं 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 करके उल्टी सीधी करके, और फिर यही सोचता है यार और 10 दिन ले रहा है, क्या फायदा, काम तो शुरू कर दिया, क्यों पंगा लो, छोड़ के चला जाएगा। तो फिर ठेकेदार टाइम लेगा। अब ठेकेदार बहुत अच्छा होता है, इमीडिएट शुरू कर देता है, और खराब होता है तो रो रो के काम करता है, क्योंकि उसे डाउन स्ट्रीम से काम करते हुए लाना।
उसे कभी यहां से काम नहीं शुरू होगा। आप याद रखें, जहां पानी गिर रहा है वहां से उसको चौड़ा और गहरा करते हुए लाएंगे, ताकि इधर से। और फिर भी आपको एक बात बता रहा हूं, फिर भी गारंटी नहीं है कि ये बरसात में परेशान नहीं करेगा। बरसात में फिर भी परेशान करेगा, क्योंकि बरसात में, मेरी बात याद रखना, आप इनको सेफ रखना कि बरसात में एक तो बरसात का इतना पानी होता है, और दूसरा ओखला टैंक की कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाती है। इतना पानी छोड़ेंगे और इधर से पूरे शाहीनबाग अबुल फजल का बरसात का रेला, सीवर का अलग, सीवर का, जबकि सीवर इसमें नहीं छोड़ सकते आप, ये गैर कानूनी है बिल्कुल। सीवर का तो वहां जाना चाहिए ना। ये भी एक अमानतुल्लाह की सबसे बड़ी गलती है भाई। जब 450 करोड़ रुपए का काम हो रहा है तो फिर ये नाला तो सूख जाना चाहिए था। उसके लिए तो ट्रंक लाइन पड़ चुकी है, उस ट्रंक लाइन क्यों नहीं चालू है? क्योंकि वो गलत डालती इन्होंने। इसके पैरेलल अंदर वाली सड़क पे ट्रंक लाइन पड़ी हुई है, कम से कम 14-15 फीट गहरी, चालू क्यों नहीं हो रही? गलत डाल दी, इसलिए सब गलियों का कनेक्शन नाले में लाके दोबारा छोड़ दी। वो डेड पड़ी हुई, वो लाइन गई है ओखला टैंक, मतलब पहले गई है सरिता विहार के सीवेज पंपिंग स्टेशन में, यहां से पंप करके वो ओखला टैंक जाएगी। तो ये नाला सूख जाना चाहिए बरसात के बगैर। यही बात मोहम्मद साहब कहता हूं मैं कि टेक्निकली जितना मैं आपको, ये नहीं कह रहा, मेरा तजर्बा है, मैं टेक्निकली आपको जितना बता दूंगा एमएलए भी नहीं बता पाएगा। मैं झूठ मक्कारी करता नहीं, मैं बिल्कुल टेक्निकली इतना साउंड हूं हर काम में। मैंने आपको बता दिया कि ये 450 करोड़ रुपया ये था भाई। अभी भी तो सारा पानी सीवेज जमुना में ही जा रहा है ना भाई, ये नाला भी तो जाके जमुना में ही गया ना। फिर वो 450 करोड़ तो इसलिए मिले थे, सीवेज पानी जमुना में नहीं जाएगा। अब यहां ना जाके आगे से जुड़ गया, जाके कंचनकुंड पे जाके जुड़ गया, मदनपुर खादर पे जाके जमुना में जुड़ गया, बात तो वहीं के वहीं रही ना भाई। ये सारा पानी तो ओखला टैंक जाना चाहिए, आप मेरी बात याद रखें। इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि हमें, तो यानी आपके हिसाब से हल वल कुछ नहीं है, बस चलता रहेगा ऐसे ही? हाँ, ये हल 1 मिनट है कि जो पुराना अंग्रेजों ने सिस्टम बनाया था, सीधा जसोले में वो नहर आई है, वहां से क्रॉस करके वो आगरा कैनाल में जाती थी, और मुश्किल से 50 लाख 1 करोड़ का खर्चा था। वो मेट्रो ने जो लाइन बनाई उसकी वजह से वो डैमेज हो गया, वो जसोला डूबने लगा। अमानत ने उसे कटवा के जुड़वाया भी एक बार थोड़ा बहुत, है ना, वक्ती तौर से, लेकिन वो फिर इधर को लिया है पानी को। वो 1 करोड़ रुपए का खर्चा है सरकार का, बस ना इन्हें 10 करोड़ देने की जरूरत है। तो आप ही इनिशिएट करके आगे बढ़ा दीजिए भैया। इस बात बता दो, एक हम कूड़ादान नहीं बनवा पा रहे। आप ये समझे, राशन कार्ड का ऑफिस चला गया, ये मैं लेकर आया था। हारू यूसुफ और संदीप दीक्षित उद्घाटन करके गई थी। पहले ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में चलता था, एक सड़क पे एक खोखे से में चलता था। मैंने ये जगह तलाश करी, दिल्ली सरकार की ये जगह नई बस्ती वाली फिशरी डिपार्टमेंट की। उस जमाने में हारू यूसुफ फिशरी भी मंत्री थे, फूड एंड सप्लाई थे, और एनर्जी मिनिस्टर थे। तो मैंने इनसे डिस्कस किया, इन्होंने कहा भाई हमारी एक जगह वहां पड़ी हुई है, हमारे फिशरी के क्वार्टर भी बने हुए हैं वहां पर, कर लो। ऐसा करते हैं, इन्होंने फाइल बना के एलजी को भेजी, क्योंकि लैंड एलजी ही करेगा। आपने कहा ना आप जाके मिलो, एक्वायर हो जाएगी जगह। लेफ्टिनेंट गवर्नर को फाइल बना के हारू यूसुफ ने भेजी कि भाई ये फिशरी डिपार्टमेंट की इतनी जगह जो है ये फूड एंड सप्लाई को ट्रांसफर कर दिया जाए। फिर 2 करोड़ रुपये फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ने सैंक्शन करे, जिससे ये ऑफिस बना, और ये करा। आज बंद हो गया ऑफिस हमारा। अब हर काम में जो दिल्ली सरकार के हैं भाई साहब, कारपोरेशन के करने इस जमाने में भारी पड़ रहे हैं हमें। मैं हवाई बातें नहीं करता, है ना, कि चलो हमारी सरकार होती हम, लेकिन एमएलए का उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका जुरिसडिक्शन है। किसी पार्टी का एमएलए हो, जैसे काउंसलर है, आप किसी पार्टी का काउंसलर हो, ऐसा नहीं है कि जेई नहीं आएगा, एई नहीं आएगा, एक्सीएन को बुलाने पे नहीं आएगा, सैनिटरी इंस्पेक्टर नहीं आएगा। ये काउंसलर, हम ये रोएं
कि साहब हम तो कांग्रेस के निगम पार्षद हैं इसलिए हमारी कोई सुन नहीं रहा। सुनेगा, उसका बाप भी सुनेगा। एमएलए साहब तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर सिर्फ बातें ही हवाई हैं, इसका मतलब। हाँ, वो आपके दोस्त है ना, तो आपके सारे दोस्त बड़े बड़े लोग हैं, है ना। कौन कौन है बिलाव जी, मेरा नाम खोल दो। देखो मोहम्मद अहमद साहब, देखो आपको मैं सही बातें बता रहा हूँ। आप अगर एरिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, कई चीजें हैं। सैनिटेशन का ऐसा मैटर है कि आज एक दिन झाड़ू नहीं लगती है, सड़कों पर इतना ही कूड़ा दिखाई देता है जैसे मही। पब्लिक का जब तक ऑपरेशन नहीं होगा, आप एरिया को बेहतर बना ही नहीं सकते, है ना। क्योंकि देखिए ये सिस्टम है, यार्ड डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सफाई कर्मचारी मिलता है। हर सफाई कर्मचारी की ये जिम्मेदारी होती है, तुझे 500 यार्ड डिस्ट्रिक्ट जो है सफाई करनी है। उस हिसाब से हमें 450 सफाई कर्मचारी हमें मिलनी चाहिए हमारे वार्ड में 188। हमें जब अरीबा काउंसलर बनी थी तो 106 मिले थे, जिसमें तकरीबन 15-16 रिटायर हो गए। आप समझे नहीं? 90 बच्चे रिटायर। अब एमसीडी में नई भर्ती नहीं हो रही, वो किसी काउंसलर का हो जो रिटायर हो गया, वो रिटायर हो गया। हम ये क्या हमारे साथ हो रहा, मनीष जो बीजेपी का काउंसलर है एमएलए का, अगर उसके यहाँ पे भी रिटायर हो रहा है तो रिटायर ही हो रहा है, एमसीडी करिए, हमारे पास पैसा ही नहीं है ना। उसकी नई रिप्लेसमेंट नहीं हो रही। पहली बात तो हमें जहां मनीष का क्या है, तकरीबन 100% ही ऑथराइज है, उसे 400 तो माली मिले हुए हैं मनीष को, 400 है ना। और आपके पास एक भी माली नहीं? हमारे पास 2 माली है, कुल 2 माली। कहां 400 माली कहां, क्योंकि वो ऑथराइज एरिया, ये नहीं कि मनीष की वजह से दे दिया। अगर हम भी वहां होते हमें मिलते हैं, हमें भी इतने मिलते। ऐसे ही उनके यहाँ सफाई कर्मचारी कम से कम 500 सफाई कर्मचारी है, उसके बावजूद आप उनका एरिया और हमारा एरिया कंपैरिजन करेंगे। आप ऑथराइज एरिया को छोड़ दो, सरिता विहार, जसोला विहार को छोड़ दो, वहां के तो लोगों में इतना शऊर है, तमीज है कि वो खुद नहीं गंदगी फेंकते। आप इसमें चले जाओ गाँवों में, तैमूर नगर, खिदराबाद, मनीष के एरिया में आता है, जसोला गांव चले जाओ, सड़ा पड़ा है, इतने सफाई कर्मचारियों। अल्लाह का शुक्र है हमारा सड़ावा तो नहीं है। और आप ये देखिए आप कि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा कि मैं वाजिद को टारगेट कर रहा हूं। वाजिद के टाइम में कितने कूड़ेदान हो रहे थे, आज हमारे पास हम आप यहाँ पर रहमान, यह गलत है, हम मानते हैं नहीं होना चाहिए कूड़ेदान, लेकिन आप बताइए कि कहाँ, आधा तो पब्लिक डाल रही है ना वहां पर, आधा हमारे आदमी सफाई कर्मचारी डाल रहे हैं, उसके बावजूद तकरीबन 20 घंटे वहां ट्रक लगे हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है आपको सिंसियरली गौर करना चाहिए, जो कि मदरसा है, मस्जिद है। तो आप जगह बता दो ना मुझे, आप जगह बता दो, मुझे बता दो, वहां डाल दो। आप जगह भी तो बताएं। आप ये कहेंगे, आप कहेंगे यहाँ पार्क होने चाहिए, किसका मकान तोड़वा के पार्क बनवाना चाहते हो? हॉस्पिटल होना चाहिए, किसका मकान तोड़वा के हॉस्पिटल बनवाओगे? बारात घर होना चाहिए, किसका मकान तोड़वा के बारात घर बनवाओगे? आप सड़क तो छोड़ नहीं रहे, 3-3, 4-4 फीटें सड़कों पे सीढ़ियां उतार रहे हो आप बात करते हो लंबी चौड़ी। तो आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। चाय भी नहीं पी, मुझे लगता देकर ही